हेलो नमस्कार राम राम राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया शानदार एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो आज मैं एक ही शॉर्ट यानी वन शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। एक ही लेक्चर में सारी चीजें एकदम खल्लास हो जाने वाली। चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। तो बच्चा जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, सेशन को लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें आप कर दें। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं बच्चा। फिर हम आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद क्लास को एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं बच्चे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें करते हैं। चलो सारे बच्चे आ गए। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार और मेरी तरफ से बच्चों को बहुत सारा दुलार और आशीर्वाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। जो मुकाम हासिल करना चाहते हो प्यारे बच्चों को, वो मुकाम हासिल हो। ठीक है। तो बच्चा ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत तरीके घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और एकदम एक ही शॉट में सारी चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली। तो अंत तक बने रहें और पूरा निचोड़ में बता दूंगी। सबसे पहले होता है बच्चा कि औद्योगिकरण का युग, कि औद्योगिकरण का युग, इसको आप ये भी कह सकते हो आसान भाषा में, दूसरे भाषा में इसका कहने का मतलब होगा मशीनरी युग, मतलब मशीन से बनी हुई चीज़। ठीक है। तो ये इसमें एक चीज दिखा रहा है कि एक देवी बनी है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा बट आपकी किताब में है, तो हमने सोचा एक्सप्लेन कर दे। कह रहे तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है, देवी की तस्वीर है ये एक देवी है, ये मतलब एक लड़की है, देवी है। हाँ, वहाँ पे अपना देवी का नाम दे दे कोई, लेकिन भगवान नहीं है। इसके हाथ में ध्वजा में नई शताब्दी की ध्वजा है। इसके हाथ में, यहाँ पे बच्चा आपकी किताब में भी होगा, आप अपने किताब देखेंगे तो उसके हाथ में नई शताब्दी का ध्वजा है, यानी 19th सेंचुरी का। ठीक है। इसने क्या किया, प्रगति का फरिश्ता दिखाई देता, मतलब ऐसा झंडा लेके खड़ी है, कहती भैया 19वीं सदी आ गई है, अब प्रगति का है, दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे देश या दुनिया और डेवलप होती जा रही है, कि कहाँ से कहाँ इंसान पहुंचा जा रहा है। ठीक है। फिर क्या, उसका एक पांव पंखों वाली पहिया पर टिका हुआ है। यहाँ पर बच्चा पंखों वाला पहिया पर टिका हुआ, तो यह पहिया समय का प्रतीक है। जैसे होता ना, समय कितनी तेजी से भागता है, जैसे पैसे के भी हाथ पांव आते ना रहते ना, रुकते नहीं है। कहावत है, पैसा रुकता नहीं, जेब में आए ना फटक से चल जाता है। तो वैसे ही कि समय इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है। तो एग्जाम्पल देखिए, एक पहिया समय का प्रतीक है और उसका उड़ान पता है किधर है, भविष्य की ओर। उसकी इतनी तेजी से चल रहा है कि उसकी जो उड़ान है भविष्य की ओर जा रहा है तेजी गति से। और उसके पीछे उन्नति का चिन्ह, जैसे कि उसके पीछे रेलवे है, यहाँ पर रेलवे का चिन्ह बना हुआ है। किताब में देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, तो किताब आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में बहुत अच्छा एकदम साफ सुथरा बना है। कैमरा हो गया बच्चे, यहाँ पे कैमरे की फोटो बनी है, कैमरा बना होगा। मशीन है या प्रिंटिंग प्रेस है, और कारखाने, मशीन और तकनीकी जैसे महामंडल का अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखा देता है। कहने का मतलब कि जो आ रहा है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस है, कैमरा, मशीन, रेलवे, दुनिया भर की चीज़ें इस देवी के पीछे बना हुआ है, वो सारी बातें वो करता है। ठीक है। तो सिर्फ एक कहानी ऐसा बता रहा है, तो ये आप लिख सकते हो उसको औद्योगिकरण के युग में। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है, आपकी किताब में बना है कि एक तस्वीर है, उसमें 2 जादूगर दिखाए जाते हैं। एक तस्वीर है, 2 जादूगर दिखाए जाते हैं, एक पहला ये और दूसरा जादूगर ये। पहला जादूगर जो है, जो कहाँ रहता है भैया, प्राच्य में, ऊपर वाले हिस्से में, प्राच्य इलाके का अलादीन है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में जहाँ अलादीन रहता है, प्राच्य इलाके में उसने अपने जादुई चिराग से एक भव्य महल बना दिया। कहा भैया ऐसे से हाथ ऐसे से घिसा चिराग में, कहा भैया हमें एक तो महल बना के दे दो। फटाफट सुंदर सुंदर महल बन गया। किसने किया? अलादीन ने किया। ठीक है। लेकिन नीचे आधुनिक मैकेनिक, ये मानिक लिखा बेटा, ये मैकेनिक है, मैकेनिक। लेकिन नीचे क्या, आधुनिक मैकेनिक जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रख रखा है, या पुल, पानी का जहाज, गीगार और क्या है, जैसे काफी सारी इमारतें बनाता है। अलादीन पुरुष और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। कहने का मतलब क्या है कि जो ये अलादीन है, पता है क्या किया,
चिराग को ऐसे घिसा, जल्दी से फट से क्या हो गया, भव्य महल बन के चला गया, बहुत सुंदर सा महल बन गया। लेकिन जो नीचे है, नीचे का जो जादूगर है, उसने क्या किया, अपने मशीन से औजार से इसने क्या किया, पुल बना दिया, रेल बना दिया, दुनिया भर की चीज़ें, बड़े बड़े बंगले, ये सारी चीज़ें इसने बना दिया। तो बस एक कहावत है, एक कहानी, सॉरी कहावत नहीं, बस एक कहानी है जो आपकी किताब में है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये चीज़ें कहना चाह रहा है। अब आता है औद्योगिकरण का युग। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा यहाँ से कि औद्योगिकरण का युग मतलब क्वेश्चन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। तो इस युग यानी जिस युग में हस्त निर्मित वस्तु, हस्त निर्मित मतलब होता है जो हाथ से बनाई गई हो, जो हाथ से बनाई गई हो, क्या जैसे कि हाथ से बनाई वस्तु, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुओं का बनना कम हुआ, मतलब हाथ से बनाई हुई चीज का कम होना, और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीकी का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। एकदम सरल सा है, आसान शब्दों में जान लो बच्चा कि औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीनरी युग, कि पहले हम लोग हाथ से काम करते थे, अब हाथ से काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चा, अब हम सारा काम मशीन के द्वारा करें, सारा काम मशीन कर रही है। इस पूरे चैप्टर में यही एक कहानी है, ठीक है बच्चे। जल्दी जल्दी सेशन को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सारी चीजें कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, कहो मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में अनुपमा मैम से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। बहुत ही मैं आसान तरीके से एक ही शॉट है, पूरा लेक्चर एकदम खत्म कर देने वाली हूँ, ठीक है। अब क्या बच्चे, इसमें खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। मतलब कहने का कि जो लोग पहले खेत में काम करते थे वो अब औद्योगिक समाज में बदल गया। मतलब औद्योगिक समाज में बदलने का देखो 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। अब से अगर एग्जाम में पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो बताना कि 1760 से 1840 तक के युग को ही औद्योगिकरण युग कहा जाता है। और यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। आप देखो बच्चा, यूरोप का मतलब होता है उसमें फ्रांस, इटली, बेल्जियम और जर्मनी, ये सारी चीज़ें कहाँ आता है बच्चे, आपका यूरोप में। लेकिन भारत नहीं आता, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो ये यूरोप का कह रहा है कि जब औद्योगिकरण के पहले मतलब मशीनरी युग के पहले को क्या कहा जाता है, पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल के, मतलब उस समय कारखाना भी नहीं था, उसके पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण काल कहते हैं। और इस अवधि में गांव में सामान बनाते थे जिसे शहर में व्यापारी बेचा करते थे। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अगर आ जाएगा औद्योगिकरण युग से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, ये क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, तो लिखना क्या है आपको, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़े पैमाने में औद्योगिक उत्पादन होने लग गया था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। फिर से समझो, कह रहा भैया इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के भी पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, मतलब पहले जब फैक्ट्री भी नहीं आई थी तब भी क्या होता था, इंग्लैंड हो गया या तो यूरोप हो गए, ये क्या करते थे, अपने देश के माल पानी को आयात निर्यात करने के लिए बहुत पहले से, मतलब फैक्ट्री भी नहीं आई थी, इससे पहले से लोग सामान को आदान प्रदान निर्यात आयात करने लग गए थे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, आदि औद्योगिकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कारखानों की शुरुआत। तो सबसे पहले बच्चा इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में, 1730 बच्चा, दशक का मतलब होता है 10 साल का अंतर और शताब्दी मतलब होता है 100 साल का अंतर, ठीक है। तो इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हो गया, बिल्कुल सही। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने लगने लगे। बहुत सरल सा आसान सा शब्द है, कुछ इसमें कुछ सोचने या विचारने का या कुछ रॉकेट साइंस ने, एक लाइन पढ़ लो, एकदम आसान सा है। और तो और इस नए युग का पहला प्रतीक पता है क्या था, कपास था। ये इंपॉर्टेंट, ये 1 लाइन का है, पूछेगा जैसे कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछ लिया कि जब
मशीनें लग गई थी ना, तो पहला काम किस चीज़ का था? तो बच्चा कपास का था। 19वीं सदी के आखिर में कपास का उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होने लगी और 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होने लग गया। आयातित देखो, आयात मतलब होता खरीदना, निर्यात मतलब होता बेचना। लेकिन 1787 तक यहाँ का मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई। मतलब इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ किस मामले में भैया? कपास के मामले में। कपास यानी कॉटन से ही कपड़ा बनता था, कपास से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब भाई जाहिर सी बात है, कारखाना आया है तो ये कारखाने में क्या होता है? फैक्ट्री वगैरह आती है, तो फैक्ट्री में क्या होता है? जब 4 औरतें या आदमी मिल के काम करते हैं तो वो ये फैक्ट्री या मशीन अकेले काम करेगा, तो उससे लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान होगा। भैया नौकरी छिन जाती, बेरोजगार हो जाते, दुनिया भर की चीज़। अगर लाभ है तो नुकसान भी होता ही है। तो कह रहा है कारखानों से क्या लाभ है? तो भैया कारखानों से खुलने से बहुत सारे लाभ है। जो पहले दादी अम्मा माँ स्वेटर बिने पड़ी हैं स्वेटर, अब मशीन आ गई, फटाफट 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 सारा काम हो गया। वही जगह कम समय में बहुत ज़्यादा माल का बनना शुरू हो गया, तो ये लाभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ है। श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई, आसानी से सारा काम कर लेते थे। अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पादन करने लगे। ये बहुत सरल बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था। मतलब जब मशीन आई थी ना, सबसे पहले शुरुआत में कौन सा बिजनेस करना स्टार्ट किया था? तो बच्चा सूती का, सूती कपड़े का, या तो लिखना होगा आपको कपास। बात एक ही है, सूती या कपास। ठीक है, कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उससे काम लेना भी बहुत आसान हो गया। जाहिर सी बात है, कारखाना या फैक्ट्री वगैरह होगा तो सारा काम तो क्या होगा? सारा काम तो मशीन कर रही है, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होता था? बहुत ज़्यादा लोगों को ना रख के कम लोगों को रखा जाता था और आसानी से उस पर निगरानी रखा जाता था। हाँ भाई, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई लोचा तो नहीं कर रहा है, ये होता था। अब बहुत आसानी से काम भी हो जाता था, निगरानी भी रख लेते थे, पेमेंटवा भी कम देना पड़ता था। ये था अंग्रेजों की सोच। अब आता है औद्योगिकरण परिवर्तन में रफ्तार। कितनी तेजी से भाई इसका रफ्तार हुआ, कितनी तेजी से पहुंचा चला जा रहा है। तो औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास करना ही नहीं, कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा स्टील उद्योग में काफी तेजी से बदलाव हुआ और ये ब्रिटेन का सबसे फलते फूलते उद्योग थे। समझ में आई बात? केवल कपड़ा उपड़ा ही नहीं, लोहा स्टील इन सब चीज का भी उद्योग बहुत तेजी से हुआ। नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे भैया ब्रिटेन था। अभी क्या, औद्योगिकरण के पहले मतलब मशीनरी युग के पहले के दौर में, यानी 1840 के दशक तक, ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। मतलब सबसे ज्यादा क्या होता था? सूती कपड़े का सबसे ज्यादा वही खरीदारी हुआ करता था, सूती कपड़े का। आज भी देखोगे, कहीं आप जाओगे मार्केट जाओगे कपड़ा खरीदने के लिए, तो देखते हो मम्मी हमारी जगह रहेंगी तो देखेंगे भैया कॉटन का है कि नहीं, छुएंगे भैया कॉटन है कि नहीं। कॉटन सूती कपड़ा एकदम पूरा देख के निचोड़ करके तभी लेती, नहीं तो ले नहीं सकती हैं। अब क्या, रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग भी तेजी से वृद्धि हुई। भाई रेल वगैरह बनते, रेल की पटरी बनती कैसे? लोहे से तो बनती ना। तो उसी समय लोहा इस्पात उद्योग में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। सिंपल सा है। अब 1873 के आते आते ब्रिटेन में लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई और तो और सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ा का निर्यात 2 गुना होगा। भैया सब लोग सूती कपड़े का ही आयात निर्यात ज्यादा होने लगा था। एकदम सरल सा, कितनी तेजी से, रफ्तार का मतलब कितनी तेजी से ये बढ़ा, कितनी तेजी से ये बढ़ा। जब रेल बनने लगा तो कितनी तेजी से आपका लोहा और इस्पात में भी वृद्धि हुई। एकदम आसान सा है बच्चा। साथ के साथ नोट्स बनाते चले, आप कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, लिखते भी चलें, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले, सारा यहीं से जाना है। कॉपी बनाओ, कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ो, लिखना स्टार्ट करो, हैंडराइटिंग भी बन जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। और अपने हाथ से बनी नोट्स सीधा दिमाग में छपता है। अब आता है 19वीं शताब्दी की यूरोप में उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक क्यों पसंद करते थे? कह रहा है 19वीं शताब्दी में, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 100 बार पूछ चुका होगा।
ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है। क्या कह रहा है कि 19वीं सदी में भैया उद्योगपति मशीन से काम क्यों नहीं करवाते थे? ठीक है, वो लोगों से यानी श्रमिक से काम क्यों करवाते थे? क्यों? अंग्रेज तो अंग्रेज, चालाक प्राणी। क्या था? ब्रिटेन में उद्योगपति को मानव श्रम में कोई कमी नहीं थी। मानव श्रम का मतलब होता है जैसे हम हैं भैया, हम मजदूर हैं, वही मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, भरपूर। भैया मशीन क्यों लें? मशीन महंगी थी, जल्दी खराब हो जाती थी, जंग लग जाता था, कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं है। लेकिन मजदूर हैं, धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है उनको, और हमारा काम भी निकल रहा। मशीन खरीदने में काहे पैसा बर्बाद करे, बड़े चालाक थे। तो वे मशीन इसलिए नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता था। पूंजी निवेश मतलब, पूंजी मतलब होता है पैसा। क्या बेटा? पैसा। निवेश मतलब क्या होता है? खर्चा करना, मतलब खर्चा करना। समझ में आ गया? तो बहुत कंजूस थे वो, चापलूस टाइप के थे। तो कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना उनको अच्छा लगता था, अच्छा समझते थे। जैसे कि ठंडी आ गई, अब हमारी दादी, नानी, मम्मी, चाची, हाँ, और हम भी मान लो, हमको तो नहीं आता है, लेकिन स्वेटर का, ठंडी की एग्जाम्पल देखो। मौसम बोले ना, मौसमी उद्योग, इसका कहने का मतलब है कि जैसे ठंडी आ गई तो ठंडी में हम क्या करेंगे? दादी नानी को तो भैया अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्वेटर बनाने का, खाली भी बैठे हैं, सास की, पति की बुराई भी होता जा रहा है। हमारी सास ऐसी, भैया हमारे फलाना ऐसे, बुराई भी हो रहा है, स्वेटर बिना जा रहा है, काम भी होता जा रहा है। तो इसीलिए चाह रहे थे कि इनको बात भी निकल जाएगा, बेरोजगार भी नहीं होगा, काम भी निकल जाएगा। ये था कहानी। क्लियर हो गया? चलो बच्चा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दें, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लाइक से, बिल्कुल आपको मतलब कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? क्या? मजदूरों की जिंदगी। तो कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। दयनीय मतलब खराब था। कहने का मतलब कि जब दादी नानी सब मिल के बुराई करती थी, पति की, सास की बुराई करती थी, काम भी हो रहा था, लेकिन अचानक से मशीन आ गया, मशीन सारा काम करने लगा, तो बाकी सारी महिलाएं बेरोजगार हो गई। तो चकबकिया जा रहा है, भैया गुस्सा आ रहा है, अब तो हम युद्ध करेंगे, हम तो सीधा थोपे देंगे उसको। ये वाला सिस्टम था। तो बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच से बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। मौसमी, आज मौसम जैसे कि हमें ठंडी का है मौसम, तो खूब हमसे 2-3 महीने स्वेटर का काम करा लिए, स्वेटर बुनवा लिए, बाकी समय तो हमारे पास रोजगार नहीं, तुम्हारा काम निकल गया तो हमको भगा दिए। तो क्या था? बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, यानी उनकी स्थिति खराब थी और खाली बैठना पड़ता था। ये हो गया, ये तो बेकार है, ये तो अच्छे में नहीं आता ना। मजदूरों की जिंदगी तो बेकार हो रही है, दयनीय हो रही है। मजदूरों की आय, आय मतलब होता पैसा, आय मतलब बेटा सैलरी, आय मतलब बेटा सैलरी, ठीक है? कि वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई, इसलिए गरीबी थी, क्योंकि उनकी जो पैसा था, सैलरी थी, उनको मिलता नहीं था। बेचारे धीरे धीरे करके, जब इंसान घर बैठा रहेगा, नहीं कमाएगा धमाएगा, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो जो पैसा बचा रहे वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, गरीब, ठीक है? और गरीब का मतलब मैं जैसे हम चलो, स्पेनिंग जेनी, ये एक मशीन का नाम है बेटा, स्पेनिंग जेनी। अगर एग्जाम में पूछेगा स्पेनिंग जेनी किसने बनाया या इससे क्या आशय है, किस तरह की मशीन है, तो ये आपको लिखना है। तो एक सूत काटने की मशीन को जो जेम्स हर ग्रीव जली, बच्चे ये ग्रीव्स है, एक देखो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, कहीं लिखा होगा, हर ग्रीव्स इनका पूरा नाम है। ये बच्चे, ये जेम्स हर ग्रीव्स, ग्रीव चली नहीं लिखना है, ये है हर ग्रीव्स, हर ग्रीव्स, ये है, ये जा है बेटा, ठीक है? तो एक सूत काटने की मशीन जो कि जेम्स हर ग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई। ये लाइन याद कर लो, पूछा जाएगा आपसे कि स्पेनिंग जेनी किसने बनाई, तो 1764 में बनाया, किसने बनाया? हर ग्रीव्स जी ने बनाया था। तो इन्होंने क्या किया? स्पेनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है, या ऐसी बहुधुरी कताई करना, मतलब कि एक साथ कई धागे काटता था। औरतें क्या करती, एक एक धागे बनाती थी, धागे काटती थी, लेकिन ये एक साथ कई धागे काट देता था। और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्यात के औद्योगिकरण में प्रमुख विकासों में से एक था।
सबसे ज्यादा जो विकास हुआ कपड़े के मामले में, तो ये नंबर इसी की वजह से और ज्यादा हो गया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 से 1765 में किया था, इसी के दौरान पे किया था, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे एक साथ काट दिए जाते थे। मशीन होती थी, मैं इसका पोस्टर लेके आई हूँ, लास्ट में दिखाऊंगी। एक साथ 8 धागे काट दिए जाते थे। 18वीं व 19वीं सदी में भारी संख्या में महिलाएं कारखाने में काम किया करती थी, क्योंकि उस काल में अधिकांश उत्पादन गतिविधियां परिवार की सहायता से ही चलती थी। यहाँ क्या होता था, कहने का मतलब क्या होता था कि जब हम औरतें काम कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया, वो काम मशीन करने लगी, मतलब 8 औरतों का काम अकेले मशीन करने लग गई। तो जाहिर सी बात, औरतें बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या करेंगी, लड़ाई करेंगे, दंगा करेंगे। तो ये लोगों ने भी लड़ाई दंगा पे उतर आई। अब वही क्वेश्चन लिखा है कि महिलाओं ने स्पेनिश जेनी, जाने लिखा है जेनी है, स्पेनिश जेनी का विरोध क्यों किया। तो जब इन मशीनों का शुरुआत हो, वही कहानी लिखा है कि जब मशीन का शुरुआत हो गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें, जो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें थी, काटने मतलब ऊन अलग करती थी, ठीक है, इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम काज एकदम ठप हो गया, सब कुछ छिन गया, और शारीरिक श्रम के मांग घटने के कारण बहुत सारी महिला बेरोजगार हो गई थी। इसकी वजह से उन्होंने स्पिनिंग जेनी पर हमला किया और विरोध किया। एकदम सरल, एकदम आसान लैंग्वेज में ये मैंने आपको करवा दिया। पूछेगा इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है और ये आंसर लिखाया, पूछेगा ऐसे बच्चा, ठीक है। अब आता है क्या, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। अब देखो, भारतीय कपड़े का युग, भारतीय कपड़े का युग, तो कपड़ा उद्योग में किन 4 आविष्कारों ने क्रांति ला दी। तो पहला देखो, ब्रिटिश कपड़ा उद्योग में जबरदस्त वैज्ञानिक नवाचार को जन्म दिया। नवाचार का मतलब नई नई चीजों को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भैया फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और स्पिनिंग खच्चर, 4 है, 1 2 3 4। फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, अभी हमने आपको बताया था, एक व्यक्ति है, ढेर सारे धागे काट देते हैं, ये वही है। वाटर फ्रेम है ये, जो कि पानी से चलता है, वाटर फ्रेम पानी से चलता है। और स्पिनिंग खच्चर है बेटा, ये स्पिनिंग खच्चर जैसी चीजों का आविष्कार किया। और क्या हुआ, इनसे उत्पादकता में काफी सुधार हुआ। भैया ऐसी जब मशीनें आएंगी तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बिजनेस और अच्छा करें और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो, काफ़ी सुधार होगा मशीनों से। और आगे की तकनीकी की प्रगति हुई, भाई टेक्नोलॉजी की भी प्रगति हुई, जिसने कपड़ा उद्योग को पूरी तरह से मशीनरी युग में बदल दिया। अब कोई हाथ से नहीं बनाता है, चरखे से नहीं बनाता है, अब सीधा सीधा मशीन आ गया, मशीन ही सारा काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा, बिल्कुल, ये एक शॉट में, यानी 1 शॉट में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैम इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बेटा आप गारंटी ले लो मुझसे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट क्या करो, आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उठाओ कॉपी पेन, उठाओ नीली पेन, काली पेन, पटरी उठाओ, जो उठाना हो आपको, और ये अपने हाथ से लिखो। ठीक है, इसको आपने हाथ से लिखो। और ये मैंने आपको तस्वीर बना दी, जो कि आपका फ्लाइंग शटल है ये, और ये स्पिनिंग जेनी है। वाटर फ्रेम जो कि पानी से चलता था, और ये स्पिनिंग खच्चर है। इनके आने से जो है और ज़्यादा कपड़े में सुधार हो गया। ठीक है, कपड़ा उद्योग में बहुत अच्छा सुधार हुआ। अब आता है मशीन उद्योग के बाद का युग। भैया अब पूछेगा, जाहिर सी बात पूछेगा कि मशीन तो बन गया, अब इसके बाद क्या क्या घटना घटा। उसके बाद घटना ये है कि 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर का नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। भैया भारतीय सौदागर का मतलब होता है जो भारत से सामान आयात करना, निर्यात करना, भारत से जो सामान खरीदवाते थे। मतलब मैं कपड़े वाला हूँ, मान लो अनुपमा कपड़े वाली, हाँ मैं हो गई क्या भारतीय सौदागर। तो जो कपड़ा आप बना रहे हो, हम क्या करें, उसको महंगे में दूसरों को बेच देते थे भैया पड़ोसी देश में। क्या हुआ, सौदागर। हम क्या कर रहे हैं, सामान तुमको बेचवा रहे हैं, ये हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका संपर्क दूसरे देशों से टूटने लग गया, इनका नियंत्रण टूटने लगा। ठीक है, और तो और क्या, यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ने लग गई।
हम कमजोर पड़ गए तो दूसरे देश के लोग, ब्रिटेन वाले, भैया ये ब्रिटेन ना चरसी इंसान थे, ये ब्रिटेन क्या थे, इनकी ताकत बढ़ने लगी, हमें दबाने की कोशिश कर रहे और अपना आगे आगे कर रहे थे। जैसे कि सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए, सूरत और ये हुगली, ठीक है। अब मुंबई यानी बंबई तथा कलकत्ता में एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। बंबई और कलकत्ता मतलब कह रहा है कि सूरत और हुगली ये दब गए, ढांसा नहीं गया, मतलब इनसे कोई माल पानी नहीं खरीद रहा था। नया बना मुंबई और कलकत्ता नए बंदरगाह के रूप में। तो व्यापार यूरोपीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता था, यूरोपीय कंपनी ही नजर गड़ा के बैठी रहती थी तथा यूरोपीय जहाज के जरिए ही हुआ करता था। 18वीं सदी में यूरोप में भी भारतीय कपड़ों की भारी मांग हुई। अब देखो यहाँ तक आप एकदम रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर डालो इसको। अब आता है क्वेश्चन कि यूरोपीय कंपनी के आगे आने से बुनकर का क्या प्रभाव पड़ा। बुनकर मतलब होता है जो हाथ से कपड़ा बनाते, हाथ से काम करते, कारीगरी करते हैं हाथ से, उनको बोलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ये नालायक देश की जब भारत में सत्ता हड़पने के बाद क्या किया, सत्ता हड़पने के पहले जो भारतीय बुनकर थे उनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इनकी स्थिति खराब हो गई। तो क्या हुआ, पहले स्थिति अच्छी थी, वो क्या करते थे, सामान को खरीदते थे, अधिक दाम में बेचते थे, ठीक है, और अपना सामान ही बेच लेते थे। मैंने बताया नहीं था क्या करते थे, सामान खरीदते, जैसे आपने बनाया, हमने आप सामान खरीदा और 10 रुपए की चीज़ है तो मैंने उसको 20 रुपए में तेल नमक लगाकर तुमको बेच दिया, ठीक है, ये था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का सत्ता हड़प लिया, यानी भारत में कब्जा कर लिया पूरी तरीके से, तो अब हमारा क्या हो, विदेशों में हमारा संपर्क टूट गया, हर जगह यही घुसे पड़े थे। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद बुनकरों की स्थिति क्या हुआ। अब इनके बाद बुनकर की क्या स्थिति हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति ऐसे हुआ। ये भारतीय व्यापार पर, जो भारत का व्यापार, उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार होगा, कहे भैया हम ही है जो होगा, हम जो कहें होगा। अगर हम कहेंगे 100 रुपए में बेचो तो 100 रुपए में बिकेगा, तुम सोचो 101 में बेच दें, कूद डालेंगे तुमको, ये हाल था। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ साथ कारोबार करने में भी पाबंदी लगा दिया गया कि भैया तुम मतलब कोई काम ही नहीं कर सकते, भैया कारोबार में भी पाबंदी लगा दिया। यहाँ तक कि बुनकरों पे निगरानी रखा गया। निगरानी मतलब तुम पे नजर रख रहे हैं, जैसे मम्मी पापा है ना, नजर लगा के बैठे रहते हैं, भैया पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, चुप्पे से रात में आके दरवाजा खोले, हाँ भैया पढ़ रहा है। तो वही हाल है कि इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए स्पेशल बंदा अरेंज किया जाता, जिसका नाम था गुमास्ता, मतलब गुमास्ता के नाम से कर्मचारी की नियुक्ति की गई। और अक्सर क्या होता है, जैसे मम्मी आपका ताक झाक करते, बच्चा पढ़ रहा है कि चिड़चिड़ा जाता है, अरे मम्मी सोने दो, क्या ताक झाक कर रही हो। तो वैसे ही ये बच्चा ये निगरानी रखते थे जब गुमास्ता और हमारे ये बुनकरों में, तो आपस में इनके बीच में झगड़ा होने लगता था, काहे तुम इतना रोका टोकी कर रहे हो, तो ये होता ताक झाक कर रहे हो तो गुस्सा हो जाते थे। अब बुनकर को कंपनी से मिलने वाली जो कीमत थी वो भी बहुत कम थी, मतलब जो बुनकर थे उनको जो ये जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके यहाँ अगर काम करोगे ना तो पैसा भी बहुत कम दिया करते थे। समझ में आ गई बात बच्चा? अब आता मैनचेस्टर। अब आएगा मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर को आप जान लो कि मैनचेस्टर क्या होता, तो जहां सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है उसको मैनचेस्टर कहते। पूछेगा अगर तो जान तो लोगे, नहीं दिमाग में रहेगा कि भैया क्या होता है मैनचेस्टर, तो जान लो कि जहां सूती वस्त्र का उद्योग किया जाता है उसको बोलते हैं मैनचेस्टर। बच्चा लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर डालो, कुछ बचे नहीं। लाइक करो जल्दी, ले फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक करो बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बच्चा यही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। भारत में मैनचेस्टर का आना, ये भारत में अब ये कंपनियां आ गई जहां पे सूती वस्त्र का उद्योग होता है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में
भारत में कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगे। भैया निर्यात का मतलब होता है भारत से कपड़े खरीदने में कमी आने लगी, लोग कंजूसी करने लगे, भैया भारत से कपड़ा नहीं खरीदेंगे हम। तो अभी कब 1871 से 1811 से 1812 के बीच, बट यहाँ तक लिख लो काफी, सन अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत मत लिखना, ठीक है। कह रहा है कि भारत में होने वाले निर्यात में, मतलब भारत से जो कोई कपड़ा खरीदता था तो सूती कपड़े खरीदता था तो 33% शुरुआत में थी, लेकिन 1850 से 51 के आते आते 3% हो गए। क्या बात है भाई, बताओ, अजीब है। पहले क्या होता था, भारत से सूती कपड़े का निर्यात किया जाता था तो 33%, 33% तक होता था। अब धीरे धीरे क्या होगा बेचारे का 3% तक हो गया, प्रतिशत तक ठप हो गया धीरे धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला जाता था कि वो ब्रिटेन में बनी हुई चीजों को भी भारत में बेचे। रे भाई बताओ इन लोगों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है भैया कि भारत में भी अपना ही सामान ला के बेचो। ऐसे भारत गरीब भैया, पहले गरीब नहीं था, सोने की चिड़िया था हमारा भारत, लेकिन ऐसे नालायकों ने लूट डाला। अब आता मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकर के सामने क्या कमी आई, क्या समस्या आई। तो 19वीं सदी के आते आते बुनकर के सामने बहुत सारी समस्याओं का जन्म हुआ। पहला भारतीय बुनकर के सामने क्या समस्या आया, तो बाजार का ढह जाना का बह जाना नहीं, बाजार उनका ठप हो गया था। कब, मैनचेस्टर के आने पे। मैनचेस्टर किसका था, हमारा थोड़ी ना था, तो ब्रिटेन वालों का था। यहीं पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था और वही क्या होता, मैनचेस्टर से जो सामान आता था सबको बेचा जाता था और हमारे ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता था कि यही मैनचेस्टर का कपड़ा हम लोग खरीदें। हम लोग अपना काम, मतलब हम लोग अपने से दुकान न लगाए, तो हमारा क्या हुआ, बाजार ढह गया, ठीक है, बाजार एकदम ठप्प पड़ गया। स्थानीय बाजार का संकुचित हो जाना। भैया जहाँ जैसे कि हमारा दुकान अनुपमा कपड़े वाला खूब बड़ा दुकान लगा था, अब क्या हो गया, उसको हम एकदम, भैया जहाँ इतना बड़ी बड़ी कंपनी लगा के रखे थे, हम लोग दुकान रखे थे, छोटे में हम काम चला ले रहे हैं, ये स्थिति आ गई। अच्छे कपास का ना मिल पाना, क्यों ना मिल पाना, सारा अच्छा कपास ही मैनचेस्टर में चला जाता था। जब सारा मैनचेस्टर में चला जाता था तो जो कच्चा खराब माल रहता था तो वो बेचारे भारतीय बुनकर उससे काम चलाते थे, ठीक है। और ऊंची कीमत पर कपास भी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था, मतलब कि सारा कपास यहाँ चला जाता था और जो बचा कुचा कपास भी होता था वो भी बहुत महंगा रहता था, ये भी नुकसान हुआ। और 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू कर दिया गया तथा भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की बाढ़ आ गई। मतलब क्या होता था कि मशीनी उत्पाद का मतलब मशीन से बनी हुई चीजें, उत्पाद मतलब मशीन से कुछ भी बनी हुई चीजें, उसकी बाढ़ आ गई। भैया हाथ से कोई काम नहीं करेगा, सारा काम मशीन करेगा, ठीक है। अब है फैक्ट्रियों का आना, भारत में कारखाने की शुरुआत। बंबई में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में बना और उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हो गया और 1862 तक 4 मिल और चालू हो गए, ठीक है। उसी समय बंगाल में जूट मिल भी खुल गए। भैया जूट मिल का मतलब होता है रस्सी, जानते हो ना, तो रेसेदार होता है, जो रेसेदार होता है ना रस्सी, उसकी बात कर रहा है। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल खुल गई, नाम है उसका, और अहमदाबाद में इसी अवधि में पहला सूती मिल चालू हुआ और मद्रास में पहले सूती मिल 1874 में उत्पादन किया गया। ये अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको याद करना है, ये आपको बस लर्न करना है, इसको आपको लर्न करना है। जब याद कर डालना, लिख डालना, प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। अब आता है आपका बच्चा प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया, उदाहरण सहित आपको बताना है। बच्चे प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी आप यहीं से देख लो कि जैसे आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के आप पढ़ रहे, लेटे हो, सो रहे हो, सब खा भी रहे हो, चना भी चबा रहे हो, मैम आपको पढ़ा रही हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी यही तो हुआ।
ये हुआ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से सामान को आयात करना, निर्यात करना, बेचना, खरीदना, मतलब दूसरे देश से संपर्क बनाना। तो कैसे संपर्क बनाया भैया? टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। क्या प्रौद्योगिकी ने बाधाओं को तोड़कर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों को जोड़कर वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले इसने संचार के माध्यम से, हेलो भैया हमारे यहाँ भारत फोन करेगा अमेरिका के पास, हेलो भैया हमारे यहाँ पे खूब ढेर सारा गेहूं इस बार उगाया गया है, आगे खरीद ले जाओ। फोन किया, मतलब संचार के माध्यम से। परिवहन, भैया अब कैसे आएगा? अमेरिका खोपड़ियों में लाद के लेके जाएंगे क्या? ऐसा तो है नहीं। परिवहन, सूचना, मतलब किसी न किसी तरीके से तुमको चाहे मेल करके या किसी भी तरीके से तुम्हारे तक सूचना पहुंचाएंगे। यहाँ तक क्रांति ला दी जिससे दुनिया अधिक परस्पर जुड़ी और अच्छे से जुड़ गई। ठीक है, समझ में आई बात है? बहुत सरल से इसको आप बना बना के भी कर सकते हो। अब आपके एग्जाम में पूछ लेगा अगर कि जाबर कौन थे, आपसे पूछेगा जाबर कौन थे, तो बच्चा उद्योगपति ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखा था। उद्योगपति मतलब होता है किसी कंपनी का मालिक या किसी फैक्ट्री का मालिक क्या था? मजदूरों की भर्ती के लिए क्या था? एक जाबर रखा था कि भैया तुम ही जाके मजदूरों को लेके आओ। तो जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी था, बहुत पुराना सीनियर रहता था कि हाँ पूरा भरोसा था इसके ऊपर। तो क्या करता था, गांव से लेके लोगों को शहर पे लेके जाता था और काम का भरोसा देता था, शहर में बसने के लिए मदद भी देता था। जाबर क्या करता था? मदद के बदले पैसे मांगेगा या तो तोहफा मांगता था, भैया इससे होगा और कुछ नहीं, पैसा दो और तोहफा दो। ये है, ठीक है, बात समझ में आई? बस खत्म होने लगा बेटा, ज्यादा परेशान मत हो, खत्म ही होने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर डालें, कुछ भी छूटने ना पाए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से आने वाला, बाहर से नहीं आने वाला बच्चा। दूसरी चीज मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर लो, इतना पढ़ डालो कि लोग जो तुमसे जलते ना उनका सबका मुंह बंद हो जाए। ठीक है, हमेशा टारगेट बना लो, इससे ज्यादा आपको परसेंट लाना है। मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ। और इस समय आपको बोर्ड का एग्जाम है ना, तो सुबह उठने की कोशिश करो। सुबह उठो, रात में 10 बजे तक आप सो जाओ, सुबह आप उठो कम से कम 4 बजे तो नहीं, 5 बजे आप उठ जाओ। 5 बजे उठो, 5 से 6 पढ़ो, 6 से 7 ऐसा अपना पढ़ाई करो, टाइम टेबल बनाओ, उसी हिसाब से आप पढ़ो, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा बेटा। ठीक है, अब है ट्रेड यूनियन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य है? ट्रेड यूनियन का मतलब होता है मजदूरों का संघ, मजदूरों का संगठन, जहां पे सारे मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। मान लीजिए उनको सैलरी कम दी जाती तो भैया ट्रेड यूनियन में डिस्कस किया जाता, ये जाके उद्योगपति का गर्दन दबा देते, भैया ऐसा है सिस्टम, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, अब जैसे कि ये है ट्रेड यूनियन, मान के चलो ये ट्रेड यूनियन टाइप का। अब किसी को कुछ भी दिक्कत हुआ, भैया हमारी ड्यूटी का टाइम 8 घंटा है लेकिन उन्होंने हमसे 12 घंटे की ड्यूटी करवाई, ये मजदूरों का संग यहाँ पे आके बात रख दिया। भैया हमसे 6 महीने तक काम कराए, सैलरी नहीं दिया, भैया किससे बताओगे? तो ट्रेड यूनियन में बताओगे। अब कह दिया भैया हमने काम करते करते मेरा मशीन में इतना हाथ घुस गया और हाथ मेरा छिल गया, लेकिन क्या हुआ, उद्योगपति इलाज नहीं करवा रहा, किससे बताओगे? भैया ट्रेड यूनियन में आपस में डिस्कस करना, यहाँ तक कि सलाह लेना, मशवरा लेना, कुछ भी बात होती हड़ताल करना, हर एक चीजें ये आपके ट्रेड यूनियन में होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के मजदूरों का संघ, इनका ग्रुप है ये। ठीक है, अब यही मैंने भी बताया ना कि सरल शब्दों में कहा जाए तो ट्रेड यूनियन, जिसको हिंदी में श्रमिक संघ कहा जाता है, मतलब मजदूरों का संगठन, यह एक ऐसा संगठन होता है जो सभी श्रमिकों के हित के लिए हमेशा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि किसी को कोई दिक्कत ना हो तो हित के लिए बात करता है। मजदूर संगठन हमेशा मजदूरों को मजदूरी घंटे के फायदा और अन्य कामकाजी परिस्थिति से निपटने के लिए उनको एकजुट करने के लिए पूरी तरह से मदद करता है। एकदम सरल सा है, एक बार इसको आप पढ़ लो, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। लेकिन ये भी पूछा है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ये पूछा है बच्चे, इसको भी देखो मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ। अब आप सोच रहे हो मैम आप हर पेज में इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, तो क्योंकि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आता है, तो ये भी आया है और
हो सकता है फिर से आ जाए। अब आता बच्चा लेबल। लेबल आप जानते हो क्या होता है कि जैसे अंग्रेज लोग होते हैं ना, तो अंग्रेजों को क्या था, इतने चालू टाइप के इंसान थे, इतने चालू टाइप और गद्दार तो थे ही भाई चालू और प्लस गद्दार। ये जानते थे कि हमें भारत में रह के अगर हमें क्या करना, व्यापार करना है, तो पहले भारतवासियों को एक करो, मतलब भैया हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, सिख ईसाई को लड़ाओ, राजा को राजा से लड़ाओ, नेता से नेता को लड़ाओ, लेकिन दोनों बिल्ली को लड़वा के हम भैया गुड़ रोटी चीनी चबाए पड़े हैं, ये वाला सिस्टम था। ये जानते थे कि पहले अगर हमें भारत में व्यापार करना है तो भारत पहले मीठी मीठी गोली दो, उल्लू बनाओ, लल्लू बनाओ, उनको मीठी गोली दो। तो क्या करते थे कि ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पादन कई तरीके अपनाते थे। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एक जाना माना तरीका था। तो क्या था, मेड इन मैनचेस्टर का लेबल क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था, और इस लेबल पे सुंदर चित्र भी होते थे। इन चित्रों पे अक्सर भारतीय देवी देवताओं की फोटो लगी रहती थी। अब देखो चालू लोग क्या था, मेड इन मैनचेस्टर। भैया जैसे कि हमारा मान लो हमने कोई, अरे हमारे पास एक डब्बा है छोड़ो, मान लिया ये बॉटल है, ठीक है, मान लो अंग्रेजों का बॉटल है। अब इसमें भैया उन्होंने लगा दी बिस्लेरी का टैग लगा दिया, यहाँ पे भी तो लगा नहीं है, बिस्लेरी का टैग लगा दिया, और उसमें लगा दिया भारतीय भगवान की, मतलब भारत के देवी देवताओं की फोटो लगा दिया, कहा ये लो भैया खरीद लो। अब भारत के लोगों ने सोचा अरे वाह भाई अंग्रेज कितने अच्छे हैं, अपने मतलब काम इनका हो रहा है लेकिन हमारे भगवान की फोटो लगाया, कितने अच्छे अंग्रेज, उल्लू बनाए ना, मीठी मीठी गोली दिया ना। ग्राहकों को रिझाने के लिए सब किया, अपने देवी देवताओं के। भैया महारानी विक्टोरिया का अगर फोटो लगा देते तो तुम सामान खरीदते नहीं, करते खरीदवे नहीं करते, कहते भैया हटाओ में नहीं चाहिए। यहाँ तक कि साबुन भी जब बेचा करते थे, साबुन में भी वो फोटो लगाते थे। ऐसे ऐसे नालायक इंसान है ये, ठीक है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पादकों ने अपने उत्पादों को मशहूर बनाने के लिए कैलेंडर भी बांटने लग गए। आज भी इसे घर घर में कैलेंडर रहता है ना, कोई भी सामान खरीदो तो ठुल्ले भैया कैलेंडर ले जाओ, तब से कैलेंडर का प्रचार प्रसार चल रहा है। अब भारत के उत्पादक अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों का प्रमुखता देते थे ताकि ग्राहकों को सीधे तौर से जोड़ सके। राष्ट्रवादी संदेश मतलब होता है देश से प्रेम करो, देश पहले है, देश से प्यार करो, सब कुछ देश है, राजा पाजा कुछ नहीं है। ये हो गया, बस ये लास्ट पेज खत्म। अब है 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़े में मैनचेस्टर के लेबल पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र छपे रहते थे। अभी मैंने बताया मैनचेस्टर के लेबल पर, मतलब भारत का तो है नहीं, मैनचेस्टर विदेश से आया था। तो 1934 में सनलाइट साबुन, अभी मैंने आपको बताया यहाँ तक कि साबुन में भी, साबुन का नाम था सनलाइट, ये सनलाइट साबुन है। साबुन के कैलेंडर पे विष्णु भगवान की फोटो छाप देता था। भैया साबुन खरीद रहे हो ना, देखो विष्णु भगवान की फोटो लगी है, कितनी मीठी मीठी गोली देके उल्लू बना बना के लूट डाले, ये नालायक थे। 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पे बाल कृष्ण भगवान की चित्र अंकित था। बाल कृष्ण भगवान कहाँ है, ये हैं, बाल कृष्ण भगवान जी की फोटो लगाया था। नहीं ग्राइप वाटर पे इनकी फोटो लगाया था शायद। चलो, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के देश इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था, ये आप सब लोग लिख लेना कि इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। अभी देखते हैं, अभी ये सारी चीजें लिखा, हाँ ये है आपके एक भारतीय मिल में बने कपड़े के लेबल, जो कपड़ा वपड़ा आप खरीदोगे तो उसमें ये लगा रहता था, और ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर एम वीव धुरंधर का चित्र रहता था, इनका चित्र रहता था। वैसे आपसे चित्र से कोई मतलब नहीं है, ये हम आपको बस आपको फोटो दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे रहता था, फोटो बस आप देख लो, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। ये आप चाहो तो आप 4 चांद लगा सकते हो। जैसे अगर पूछेगा एग्जाम में लेबल से आप क्या समझते हैं, भारतीय मतलब अंग्रेजों ने भारतवासियों को रिझाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे, तो यहाँ से ये पूरा आप लिख देना और आप ये लिख देना ये। लेकिन पूछेगा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड कहाँ से प्रारंभ हो, तो इंग्लैंड आप जरूर मार देना। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? तो बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल से कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना बच्चा। देखो
चलो, तो बच्चे एक बार मैं फिर से आपसे बताती कि अपने दोस्तों को बताएं कि आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में आप पढ़ते हो। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और नेक्स्ट मैं ऐसे वन शॉट वीडियो फिर लेके आऊँगी आपके जो बोर्ड के एग्जाम में रहते हैं कि इसको पढ़ोगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और मैं डेली आपको शाम को 6 बजे से लेके 8 शाम को 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सारे टीचर, चाहे नितेश सर हो, राज सर हो, प्रिया मैम, पूजा मैम या मैं, हम सारे टीचर्स की क्लास लाइव रहती है, जिसमें मेरी क्लास शाम को 7 बजे से 8 बजे तक डेली रहती है। तो आप सारे बच्चे आप क्लास ज़रूर लें, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। आप जो इधर फिजूल का डेटा यूज़ करते हो ना, नेट वगैरह यूज़ करते हो, तो इधर उधर यूज़ मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रैंक पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रैंक खराब कर देगा बच्चा, इसलिए मोबाइल फालतू का यूज मत करें। तो बच्चे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, लेकिन एग्जाम में जाके झंडा गाड़ के आइए, खूब पढ़ाई करिए बच्चा। ऑल द बेस्ट और नमस्कार।